सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो हमारी जो सीरीज़ चल ही रही है उसी के हम यूनिट 5 तक पहुँच चुके हैं। 5 के हमने आई थिंक हाफ यूनिट कर लिया था और फर्दर हम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बात करें अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा तो उसने क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर की होगी और उसको पता होगा कि कितना वास्ट टॉपिक है। बट सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव या आपके कोर्स के पर्सपेक्टिव में ये इतना हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। जितना रेलेवेंट होगा मैं उतना ही कवर करवाऊँगा, उतना ही हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी बेसिकली है क्या? फिजियोलॉजी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है और फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो फिजियोलॉजी क्या है? एरिया ऑफ साइंस दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी सिस्टम फंक्शन एंड व्हेन दे आर हेल्दी एंड सिक। तो हमें ये हेल्प करती है फिजियोलॉजी, हमें ये स्टडी करने में। ठीक है, कि किस तरह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है और हमारी बॉडी के फंक्शंस किस तरह से रन कर रहे हैं। और हमें ये आइडेंटिफाई करवाती है कि हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन में है या सिक कंडीशन में है या थोड़ी डिस्टर्ब्ड कंडीशन में, हम बोल सकते हैं। ठीक है, टर्म आई है, ये ग्रीक टर्म है। ठीक है, वर्ड फॉर स्टडी ऑफ नेचर। इट इज़ अ स्टडी हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स वर्क और फंक्शन। क्लियर? तो फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस सारी आ जाएंगी। केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अगर मैं जनरल आइडिया में आपको समझाने की ट्राई करूँ तो फिजिकल प्रोसेसेस वो हो गई जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसमें हमारी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। हमारे मसल जहाँ हेल्प कर रहे हैं वो हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस है, और उनकी जो भी न्यूट्रिशन और उनकी जो भी बेसिक नीड है उनको फुलफ़िल जो कर रही हैं वो हमारे पास क्या है? केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस। इट इज़ कंसर्न विद सच बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। और इन सभी के पीछे क्या रहते हैं? हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी बनी होती है, और हम एक ऑर्गन इंडिविजुअल बनते हैं और हमसे क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। क्लियर? कि फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड द बेसिक फंक्शंस, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी एंड व्हाट गोज रॉन्ग व्हेन यू आर सिक। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ये थोड़े से दोनों कुछ टर्म्स हैं जो कोरिलेटेड होती हैं बट उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, वही यहाँ पर हम स्टडी समझने की ट्राई करेंगे। तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है? एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस। बट फिजियोलॉजी क्या है? किस तरह से वो बॉडी क्या है, वो स्ट्रक्चर या क्या कर रहा है, या वो बॉडी क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है, फंक्शन कर रही है। लाइक इमेजिंग स्कैन लाइक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड शोज योर एनाटॉमी, गिव्स इमेजेस। बट डॉक्टर क्या करते हैं? हमारे टेस्ट लेते हैं, उसके थ्रू हमें क्या समझ आती है? हमारी फिजियोलॉजी।
एनाटॉमी को अगर हम सिंपल समझें तो हमारी इंटरनल बॉडी के रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो एनाटॉमी में आ जाएगी। और फिजियोलॉजी में क्या होगा, जो भी हमारी फिजिकल बॉडी परफॉर्म कर रही है वो हमें फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। बात कर ले फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी में, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्टडी विद इन फिजियोलॉजी है, मतलब ये उससे थोड़ा डीपर कंसेप्ट है। स्टडी ऑफ चेंजेस, ये आती है हमारी चेंजेस किस तरह से हमारी बॉडी में आ रहे हैं और उससे हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट्स हैं या वो हमारे लिए हार्मफुल है या उससे हमें कोई इंजरीज हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके पीछे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि फॉर इंस्टेंस यू में इच मॉस्किटो बाइट्स और इट हैज़ हिस्टामाइंस in its saliva. Histamines binds to the receptor on nerve ending in your skin. The nerve ending sends signal to the brain that bite itches. Clear? तो ये यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जब आपको मच्छर काटता है तो उसमें क्या होते हैं, हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रहता है। ठीक है, इनिशियली वो आपको पेन नहीं कर रहा होता है जब ब्लड सक कर रहा होता है कोई मॉस्किटो, बट जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फिर वो आपको पेन या इचिंगनेस प्रोड्यूस करता है, जो आपके मैसेजेस हैं वो ब्रेन तक जाते हैं एंड सो ऑन आगे की, फिर आप जो भी रिफ्लेक्स एक्शन लेते हो। और इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है उसकी हार्ट फेलियर की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी वर्सेस बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिजियोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर साइंस ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी थोड़ी ब्रॉडर टर्म है कंपेयर टू फिजियोलॉजी, और इन दोनों में क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस रहती है कि ओरिजिन, कि जैसे हमारे पास लाइफ स्टार्ट होती है, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, और उसी लाइफ को एक बेटर वे में या उसी बॉडी को एक बेटर वे में फंक्शनिंग चेक की बॉडी की फंक्शनिंग चेक करते रहना, ये फिजियोलॉजी का काम है। To better make sense of it, biologists study DNA of modern organism to try the trace back to the common ancestors. How it reproduces. The reproductive biology looks at how molecules, cells and entire organisms like plants and animals replicate. This often includes the formation of sperm and egg cells in the process of fertilization. How it evolves. तो इनमें changes कैसे आ रहे हैं. Understanding how organisms adapt to their environment over time. Clear? Next है how it grows. Developmental biology focus on single cell. Like fertilized egg turn into a complex structure, biologists in this study pay close attention to the changes in the shape, size and function of an organism throughout its life. Clear? What it's made of. All living things are made up of cells, and the cell biology aims to understand how their structure and function create life. ये सब बायोलॉजी के फीचर्स हैं। ठीक है, वाई इट बिहेव्स द वे इट डस। तो बिहेवियरल बायोलॉजी स्टडी ह्यूमन एंड एनिमल्स टू ट्राई टू डिटरमाइन विच बिहेवियर्स आर लर्नड एंड विच वंस आर इनहेरिटेड। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, जब हम ह्यूमन के बॉडी को स्टडी करते हैं तो वो किस तरह से चल रही है हमारे पास, तो उसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, और इस सब के पीछे हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो ये करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सेल्स। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल की अगर आपने बचपन में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, हर ऑर्गन के बनने के पीछे, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन के पीछे एक ही हम बोल सकते हैं एक ही ब्लॉक का एलिमेंट या थिंग का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है हमारे पास सेल्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सेल्यूलर फिजियोलॉजी लुक्स एट व्हाट हैपन्स इनसाइड देम टू कीप देम अलाइव, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हाउ दे कम्युनिकेट इधर। ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में देखें हम तो क्या है, साइंटिस्ट यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वो प्लांट स्पीशीज़ क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर पा रही हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स,
Scientists often look at plants' metabolism, how they absorb water and nutrients from the soil and structure of their roots and stems. मतलब प्लांट्स के बेसिक फीचर्स को समझा जा रहा है कि वो कैसे एडॉप्ट पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे उनकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितनी सनलाइट में वो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कैसी सॉइल में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितनी डेप्थ उनकी रूट्स ले पा रही है, कितनी थिकनेस, या हम एक टर्म बोलते हैं गर्थ, जो मतलब थिकनेस ऑफ स्टेम बढ़ती जाती है ना लेयर बाय लेयर। अगर आपने कभी स्टेम मतलब पेड़ के तने को बीच में से काटा होगा तो उसमें इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, इस तरह से। तो ये जब बढ़ते जाते हैं इसको हम बोलते हैं गर्थ। क्लियर? चले, तो इन सभी को स्टडी किया जाता है यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में। क्लियर? नेक्स्ट, एनिमल फिजियोलॉजी। कि एनिमल फिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम, कि उनके ऑर्गन्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, या टिश्यूज़ बॉडी में किस तरह से अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है? बट फिजियोलॉजी टेल्स अस अबाउट द बॉडी। तो हमारे फिजियोलॉजी किस तरह से हमें क्या क्या एलिमेंट्स हमें बताती है। अगर इन चीज़ों को आप स्टडी करो तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इवन बुक्स इनके ऊपर लिखी गई हैं। बट हमें इतना डीप में नहीं जाना है। हमें सिंपल एलिमेंट या बेसिक आइडिया इन चीज़ों का होना चाहिए, और उतना ही हमारे सिलेबस के लिए नीडेड है। आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट में नहीं घुसना है। क्लियर? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये रिलेटेड रहता है टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर? मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा विजिबल नहीं है, बट आप जब मैं इसको दोबारा से साइज कम कर दूंगा फिर आपको विजिबल हो जाएगा। इसको स्टडी कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल लाइक फ्रॉम हमारा माउथ टू मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपका पूरा ट्रैक। क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज कर रहे हैं, जो हमारी मैनी फंक्शंस, जो हमारी डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट इज योर इम्यून सिस्टम। वो आपकी बॉडी की एक हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन बढ़ा रही है। रिस्ट्रिक्शन किसकी? ऑफ एलियन एजेंट्स जो बाहर से आपकी बॉडी में आ रहे हैं। लाइक जैसे अभी रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कोविड आया था, तो उसके वायरस का क्या नाम था? सार्स CoV, यही था, सार्स CoV। ठीक है? अब आपकी बॉडी इसको कितना रेजिस्ट कर पा रही है, ये डिफाइन करेगी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी या आपकी बॉडी की डिफेंस की स्ट्रेंथ। क्लियर? नेक्स्ट इज योर मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं वो किस तरह से अपने एक्शन कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके कोई ना कोई मसल्स यूज़ हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना हमारी बॉडी में कितनी बोन्स और कितनी मसल्स होती हैं। ये छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है JKSS भी। नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपके यहाँ पर 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे फील तो यही होता है कि एक ही एलिमेंट होगा, ब्रेन, बट अलॉन्ग विद ब्रेन देयर इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स इन द बॉडी। जो आपकी स्किन में से अगर आप देखोगे तो कभी कभी आपको ऐसे ग्रीन से कलर की लाइंस जैसी दिखती हैं, दैट इज बेसिकली योर नर्व्स। क्लियर? नेक्स्ट इज योर रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम आपका किडनी से रिलेटेड आता है। ठीक है? और जो आपकी बॉडी में डिफरेंट क्या कर रहा है, फ्लूइड्स को मेंटेन कर रहा है आपकी बॉडी में। क्लियर? नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके सेक्स ऑर्गन्स आ जाएंगे। ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स एंड एयरवेज आ जाएंगे। क्लियर? इनके बीच में जो भी इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक योर
डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हैं तो ट्रैकिया रहेगा, लैरिंक्स रहेगा, फेरिंक्स रहेगा, ये सब बायो साइंस की क्लासेस में आपको कवर करवा दिया जाएगा। यहाँ ऐसे बढ़ा के मैं लेक्चर लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मीनिंग नहीं है कोई। नेक्स्ट इज़ योर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपके बोन्स आ जाएंगी, जॉइंट्स आ जाएंगे, कार्टिलेज आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स है जो हम फिजियोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। क्लियर? चलिए आगे चले। चलो जी, नेक्स्ट फिजियोलॉजी इन मेडिसिन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, लाइक जैसे ये हमने ये स्टडी किए हैं वैसे ही अब फिजियोलॉजी मेडिसिनल सेक्टर में कैसे हमें काम कर रही है, तो वो हमें डिफरेंट वेज में समझा रही है। लाइक यहाँ एग्जांपल ली गई है पैनक्रियाज की, ठीक है। तो पैनक्रियाज में क्या होते हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है, मतलब कोई भी पेशेंट क्या होता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, डायबिटिक है, ये शुगर की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट में हेल्प हो जाती है। दिस फील्ड ऑल्सो ऑफर इंसाइट इनटू हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी वर्क मोर एफिशिएंटली। इट्स ऑफन पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन where knowing the body adapts to physical changes. Athlete improve the performance, avoid injury and recover faster, so on, ठीक है। अब है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरह से हमारे पास बनती है कोई भी फिजियोलॉजी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास सेल। सेल आपको पता ही है क्या है, बेसिक यूनिट है। लैक्स ऑफ सेल्स डेड हो रहे हैं, लैक्स ऑफ सेल बनते हैं बॉडी में एक दिन में, और लैक्स ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड भी हो जाते हैं। तो इनकी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है कि एक सेल होगा वो बीच में से ब्रेक डाउन करता है, न्यू सेल बन जाता है, ठीक है। फिर ये अलग से अगर ये है तो ये भी ब्रेक डाउन करेगा। इस तरह से डिफरेंट ब्रेक डाउन से डिफरेंट सेल्स बनते जाते हैं, और जिनकी एज साइकिल ख़त्म हो जाती है वो डेड होते जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स, ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये बेसिक साइंस है, 7th 8th में सबने पढ़ी होती है। मैं इसीलिए आपको वो टॉपिक मतलब वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको रिवीजन की नीड है, बस याद करने की नहीं है। क्लियर? तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इवन बैक्टीरिया विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ईच बैक्टीरियम इज ए सिंगल सेल। All living structure of human anatomy cannot contains all living structures of human anatomy contains cells, and almost all function of human physiology are performed in cells, are initiated by cells. Clear? Next is your tissue. तो टिश्यू कब बनता है, जब नंबर ऑफ सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब वो मर्ज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है। A tissue is a group of many similar cells, ठीक है, through sometimes composed of a few related types that work together to perform a specific function. Clear? और जब नंबर ऑफ टिश्यूज मर्ज हो जाते हैं ना, मैं थोड़ा इस साइज को थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ाऊँ अगर आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ टिश्यूज जब मर्ज कर जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो सकता है ये। क्लियर? जैसे आपके स्किन है, या नोज़ है, नोज़ की बोन है, या फिंगर्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन होगा वो टिश्यूज से क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन इज एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कंपोज्ड ऑफ 2 or more टिश्यू टाइप्स। ईच ऑर्गन परफॉर्म 1 or more स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब जैसे स्किन है तो स्किन अपने आप में क्या है, एक ऑर्गन है, बट वो सिमिलर टिश्यूज से है। बट अगर आप जैसे बात कर लो कि आपका हैंड ही है, तो हैंड में क्या है, नर्व्स हैं, स्किन है, बोन्स हैं, या आप बोल सकते हो कि मतलब ग्लूकोज के भी कुछ एलिमेंट होंगे।
तो डिफरेंट एलिमेंट्स है ये, यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, 2 और मोर टिश्यू टाइप्स, मतलब डिफरेंट सेल्स ने एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाया होगा और डिफरेंट टिश्यूज़ ने एक ऑर्गन बनाया है, उस ऑर्गन में डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट पार्ट्स को बनाया है। क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनाइज सिस्टम भी इसी से बनेगा जब नंबर मतलब एक डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्क की तरफ फोकस हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लाइक आपके पास क्या है, जैसे डाइजेशन ही है, तो डाइजेशन में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक योर माउथ, ईजोफेगस, स्टोमक, उसके बाद लीवर, पैनक्रियास एंड सो ऑन। ठीक है, an organ system is a group of organs that work together to perform a major function to meet physiological needs of the body. Organs that work together are grouped into an organ system. Clear? और ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स जब मर्ज हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स जब मर्ज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग दैट हैज अ सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड दैट कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो डिफरेंट एक ह्यूमन में डिफरेंट सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ये सब जब मिलके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं तो एक ही बॉडी में, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द सरफेस टिश्यू। अच्छा ये आ गया, आगे है आपका टॉपिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये उसी का एलिमेंट है, आप देख लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट इज़ योर मेटाबॉलिज्म, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जो आपको क्या करता है, इंजेक्शन में हेल्प करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एज एन ऑर्गेनिज्म इज टू कंज्यूम एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स इन द फूड यू ईट, convert them into fuel for movement, sustain and so on. There are two types of reaction that complete this, that is your anabolism and catabolism। और दोनों जब हमारे पास हम बोलते हैं जॉइंटली अगर काम करें तो वो हमारे क्या बनाती है, मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एक सेकेंड। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक बड़ा कुछ एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में इसका उल्टा चलता है कि मतलब एक मेजर एलिमेंट होगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और छोटे छोटे एलिमेंट बना देगा। ठीक है, चलिए एनाबॉलिज्म क्या है, प्रोसेस वेयर बाय स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इनटू लार्जर मोर कम्प्लेक्स सब्सटेंस द बॉडी असेंबल बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी complex chemicals needs by combining small molecules derived from the food you eat। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या है, प्रोसेस बाय विच लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म रिलीजेस एनर्जी। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फाउंड इन फूड्स आर ब्रोकन डाउन सो द body can use their parts to assemble the structure and substances needed for life। Clear? तो टेकन टुगेदर अगर हम दोनों को इकट्ठा लें तो हमारे पास प्रोसेस क्या बन जाती है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी। बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म अकर साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली टू कीप अलाइव। नेक्स्ट इज योर रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, हमारी एक्शंस, रिएक्शंस। ठीक है, इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली कुड इंक्लूड मूविंग टूवर्ड्स सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर। सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की ट्राई करूँ तो लाइक आप अगर बैठे हो तो आपका कोई फ्रेंड आपकी स्किन पे क्या करता है, पिन से प्रिक करता है। ठीक है,
तो पिन प्रिकिंग से क्या होगा, वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स आपके मैसेज को लेके जाएंगे आपके ब्रेन तक, और ब्रेन आगे मैसेज देगा कि आपकी बॉडी को इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिवनेस। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इट इज़ जस्ट सिमिलर एज दैट। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि आपकी एक्सटर्नल स्टिमुली आपको क्या समझा रही है कि आपको नीड है किसकी, फूड की या वाटर की या किसी भी तरह के डेंजर से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलें। दैट इज योर मूवमेंट। तो ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एक्शन एट द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो द मोशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड इवन इंडिविजुअल्स। द बॉडी इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्शन ऑफ एंटायर मसल्स to enable you to move air into and out of your lungs to push blood throughout the body and so on. Clear? Movement क्या है, आपकी डिफरेंट आपके जो मसल्स हैं उनको मैसेज कौन दे रहा है, ब्रेन से मैसेज रिलीज हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पे नर्व्स हैं जो अटैच हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उन बॉडी पार्ट से हमारे मसल से अटैच्ड हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को वर्क करवा रहे हैं। लाइक अगर मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो ये मेरा ब्रेन मैसेज दे रहा है किसको, मेरे वोकल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज रिलीज हुआ है टूवर्ड्स माय वोकल कॉर्ड, ताकि मैं बोल सकूं और आपको ये चीज़ें समझ आ पाए। क्लियर। या जब मैं ये आपको समझा रहा हूँ या मैं ये जो लिखने वाला पैटर्न कर रहा हूँ, तो ये इसमें क्या हो रहा है, मेरा हैंड यूज़ हो रहा है, तो मेरे हैंड को मैसेज कहाँ से आ रहा है, मेरे ब्रेन से आ रहा है, बट ये काम कौन करवा रहा है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज रिलीज हो रहा है बाय न्यूरॉन्स। क्लियर। तो ये हाथ जो मूव कर रहा है ये मेरा इस टाइम यहाँ पर, तो ये क्या है, एक मूवमेंट है। क्लियर। चलिए आगे चले। नेक्स्ट है एनाटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अलाउज रनर्स टू कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल ग्रुप्स। ठीक है, ये तो एलिमेंट्स हो गए। अलॉन्ग विद दैट ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं फिजियोलॉजी के जो डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में ये आपका होम टास्क रहा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच का डिफरेंस आप बताओगे मुझे कल। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, इज ऑल ऑफ द चेंजेस ऑफ द बॉडी गोज थ्रू इन लाइफ। डेवलपमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क इन द बॉडी। Development also includes the process of growth and repair, both of which involve cells differentiation. But growth क्या है, increase in the body size. Growth क्या है, increase जो size में हो रहा है। Humans like all multicellular organisms grow by increasing the number of existing cells, increasing the amount of non-cellular materials around cells, and within very narrow limits increasing the size of existing cells. नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स है फ्रॉम पेरेंट वंस। ठीक है, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज डेथ विल कम टू ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। विदाउट रिप्रोडक्शन द लाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड एंड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर, ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास फिजियोलॉजी में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे पास, मतलब ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। ठीक है, वही है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस, जो भी हमारी बॉडी में मतलब नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो भी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है या लीड कर रहा है इन एनी वे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं और कार्टिलेजेस हैं और मसल्स हैं, ये सभी मिले हुए हैं। मतलब ह्यूमन स्केलेटन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज। और ये स्केलेटन किससे, ह्यूमन का स्केलेटन किससे अटैच्ड है, मसल से। ठीक है, तो in addition to their structural role, the larger bones in the body contains bone marrow in spite of production of blood cells. Also bones are major storage site for calcium and phosphate. तो कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना हमारे पास बोन मैरो कहाँ पर होता है। क्लियर। ये नॉर्मल साइंस के हैं, कोई बहुत वास्ट साइंस के नहीं है, 9-10 तक इंसान ने पढ़े होते हैं ये सब, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि कर लो एक बार इसको
रिवाइज कर लो या यहाँ पर बता दो, सो दैट आपका क्या होगा, एक रिवीजन का मॉडल रेडी रहेगा। क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, और ब्लड वेसल्स में कौन होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। काम क्या है, ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है बाय ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना है बाय ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन होती है जिस ब्लड में, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। The blood consists of fluid that carries cells in the circulation, including some that move from tissue to blood vessels and back, as well as the spleen and bone marrow. ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, गट, गट मतलब दोनों इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, लीवर, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। इट कन्वर्ट्स फूड इनटू स्मॉल न्यूट्रिशनल एंड नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड एक्सक्रीट द अनयूज्ड रेजिड्यू। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या आ जाएंगे, नोज, नाइजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली एंड सो ऑन। तो इनका काम क्या है, बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। ठीक है। और वाटर को भी। ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा। ये क्या कर रहे हैं, it removes the water from the blood to produce urine, which carries a variety of waste molecules and excess ions that water out of the body. नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या है, WBCs हैं आपके, थाइमस है, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ चैनल्स हैं। ठीक है। विच ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो कल को आपको कोई पूछ ले लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, ये आपको अब समझ होनी चाहिए। The immune system provides a mechanism for the body to distinguish its own cells and tissues from alien cells and substance, and to neutralize or destroy the latter by using specialized proteins such as antibodies, cytokines, and toll-like receptors and so on. Clear? Next is your endocrine system. तो endocrine system में हमारे पास different glands आ जाते हैं। एक सेकंड, हाँ जी, different glands आ जाएंगे। ठीक है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड्स, गोनाड्स। ठीक है। और कुछ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है। ये हमारे पास किस में आ जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, गोनाड्स एंड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस गैमेट्स इन ईच सेक्स, a mechanism for the combination of nurturing environment for the first 9 months of the developing of the offspring. नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, हेयर्स, नेल्स। ठीक है। स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड सो ऑन। चले, तो यहाँ ये प्रोमोटिंग हेल्थ, अच्छा जी, तो यहाँ पर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो मटेरियल टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे है आपके पास प्रोमोटिंग हेल्थ। ठीक है। चलिए, प्रोमोटिंग हेल्थ समझ लेते हैं। प्रोमोटिंग हेल्थ में हम क्या समझेंगे कि हमें किस तरह से हेल्थ को, मतलब हेल्थ को प्रमोट करना है, एंड अवेयरनेस किस तरह से स्प्रेड करनी है रिगार्डिंग दिस। क्लियर। चलिए, तो हेल्थ प्रमोशन इज ए सोशल साइंस दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, डिसेबिलिटी एंड प्री मैच्योर डेथ ड्यूरिंग एजुकेशन ड्रिवन वॉलेंट्री बिहेवियर चेंज एक्टिविटीज़। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप करना है जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए, एडुकेट किया जाए रिगार्डिंग
diseases, disabilities, premature deaths, and so on. Health promotion is the development of individual groups, institutional, community, and systematic strategies to improve health knowledge, attitudes, skills, and behavior. Clear? Why is health promotion important? Obviously health important ही है हर इंडिविजुअल के लिए. क्यों है? इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस किसी का भी, इंडिविजुअल का होगा तो फैमिलीज का होगा, फैमिलीज का होगा तो कम्युनिटीज का होगा, स्टेट और डायरेक्टली हम देखें तो पूरे नेशन की हेल्थ बेटर होती जाती है. एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, reduces premature deaths, reduces the cost that individual employers etc. have to spend on medical treatment. Clear? Next, हेल्थ प्रमोशन इन इंडिया. तो ये एक हम बोल सकते हैं डाटाफुल, हम इसको सिंपली हमारे पास एज इट इज़ ही है डाटा, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमें. ठीक है. तो इसमें क्या है, प्रमोशन इज स्ट्रांगली बिल्ड टू कंसेप्ट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, और इसमें हमारे पास NRHM का बहुत रोल है. NRHM, ठीक है, ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. क्लियर? implementation envisaged through the primary healthcare system based on principles on equitable distribution, community participation, intersectoral coordinating and appropriate technology. Clear? इन सब पे काम किया जा रहा है. The government, through the concept of IEC, has always tried to address the issue of lack of information, which is a major barrier to increase the accessibility of healthcare services. ये रहा आपका NRHM. ठीक है, इसका बहुत रोल है इस चीज़ के लिए. Called the synergistic approach by relating health to determinants of good health such as segment of nutrition, sanitation, hygiene, safe drinking water, and by revitalizing local tradition and mainstream the Ayurvedic, Unani, Siddha, homeopathic system of medicine to facilitate health care. NRHM offers an excellent opportunity to target and reach every beneficiary with appropriate intervention through micro-planning into district planning processes. Clear? तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म. Thank you for joining, guys. मुझे पता है लैग थोड़ा लंबा हो गया, आई थिंक 10 से 12 दिन का गैप आ चुका है, बट थोड़े पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई. बट अब कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस हो जाएंगी, और जैसे ही आपका ये ख़त्म होगा इसके हम मॉक टेस्ट लेंगे, और आफ्टर दैट हम कंटिन्यूस जो बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं उनके हम मॉक टेस्ट लेंगे आपके. ठीक है, और डेली टेस्ट हो जाएंगे आपके, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए. क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शायद आपको शाम को ही दूसरा लेक्चर भी मिल जाए. टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग. यही मूल मंत्र है. मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.